अस्सलाम वालेकुम। हम थोड़ी देर पार्टिसिपेंट्स का वेट कर लेते हैं, तो फिर हम 11:08 तक सेशन स्टार्ट करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशंस के मुतालिक तो वो पूछ सकते हैं, या फिर आइल्स राइटिंग के मुतालिक कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते सर, जो पहली क्लासेस हुई हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। हैं। सर वो आज हम शीट बना के स्लैक पर शेयर कर देंगे तो वो अवेलेबल हो जाए। जी ठीक है, शुक्रिया। मेरी स्क्रीन विजिबल सब? यस जी सर। सर, विजिबल। चलें, आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 की टाइप है प्रोसेस क्वेश्चन, प्रोसेस डिजाइन। तो प्रोसेस डिज़ाइन में ये होता है कि हमें एक प्रोसेस दिया गया होता है क्वेश्चन के तौर पर, तो हमने उसको डिस्क्राइब करना होता है। वो प्रोसेस किसी तरह का भी हो सकता है। वैसे तो जनरली 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। एक होते हैं साइक्लिक, जिनमें एक प्रोसेस साइकिल में चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बार कंप्लीट हुआ तो दोबारा वहां से स्टार्ट होकर फिर एक लूप में जैसे कंटिन्यू रहता है। उसके बाद एक होते हैं पॉइंट 1 टू पॉइंट एंड तक जो प्रोसेस डिज़ाइन होते हैं। उनमें ये होता है कि जो एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो नंबर ऑफ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, उसके बाद वो एंड हो जाता है। तो इन दोनों में थोड़े से डिफरेंट हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। साइक्लिक के लिए हम लूप वगैरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो देखेंगे कि किस तरह हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। उसके अलावा हम बैंड 9 के पैराग्राफ्स के कुछ सैंपल देखेंगे कि उनके आंसर्स कैसे हैं। और उसके बाद फिर हमें एक प्रैक्टिस पार्ट 1 के लिए ऐसे लिखेंगे खुद, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें इसका इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो आइल्स टास्क 1 में जो प्रोसेस क्वेश्चन होते हैं वो चार्ट्स या ग्राफ में मुश्तमिल होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ स्टेप बताए होते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। मिसाल के तौर पर शुगर कैन से शुगर एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस जो है वो कैसे है, ये एक प्रोसेस डिज़ाइन की एग्जांपल है। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल के तौर पर एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक प्रोसेस डिज़ाइन है। ये फ़ोटो आपको विजिबल हो रही होगी। इसमें बताया गया है कि जो मिल्क है वो मिल्क सबसे पहले उससे काउ से एक्सट्रैक्ट करके रेफ्रिजरेट होता है। उसके बाद वो मिल्क टैंकर्स के ज़रिए उधर जाता है फैक्ट्रीज में, जहाँ पर उनको डेयरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। उसके अलावा मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके उनको बोटल्स में पैक करके और सुपरमार्केट की शॉप्स तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है। ये भी अब आपको एग्जांपल स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसमें क्या है कि कोल कोल जो कोयला होता है उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सारा रिफाइनरी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कोल को क्रश किया जाता है। उसके बाद उसको कूलिंग और वेस्ट हीट के ज़रिए क्लीन किया जाता है। उसके बाद उसको गैस पावर स्टेशन में भेजा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये सब इसकी प्रोसेस डिज़ाइन की एग्जांपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस डिज़ाइन को। अब हम जो ये स्लाइड पर वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आइल्स एडवांटेज की प्रोसेस डिज़ाइन की क्वेश्चंस के लिए, इसमें क्या क्या वो चीज़ें बताएगा। वो कह रहा है इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसके अलावा 5 स्टेप
plan for answering process design questions, and how to write an introduction, कि हम introduction कैसे effectively लिख सकते हैं, how to pick out the main features, वो हम सैम्पल आंसर में भी देखेंगे कि जो मेन फीचर्स हैं वो कैसे पिक करने होते हैं, कि प्रोसेस के मेन फीचर्स हाईलाइट हों और उनको डिटेल में डिस्कस किया जाए, ना कि जो इररेलेवेंट और अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको कंक्लूड करके डिस्क्राइब किया जाए। उसके बाद है हाउ टू राइट अबाउट ईच स्टेज इन डिटेल। हर स्टेज को उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक डिटेल में लिखना होता है। अगर कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, और ओपिनियन खास तौर पे हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। हाउ टू सीक्वेंस योर लैंग्वेज, ये भी इसमें बताया जाएगा। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि इसकी सबसे पहले कुछ उसने टाइप्स बताई हैं। वो कह रहा है कि नेचुरल और मैन मेड। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली प्रोसेस के जरिए बनती हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि नेचर के हो सकते हैं, वो नेचुरल हो सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैन मेड होती हैं या फिर मशीनरीज के जरिए होती हैं, उन्हें हम मैन मेड में काउंट करें। नेचुरल थिंग्स उसने यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और फ्रॉग, और प्रेगनेंसी और द वाटर साइकिल ऑफ हाउ काउ प्रोड्यूस मिल्क। ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल है। और उसके अलावा मैन मेड प्रोसेसेस में आ सकती हैं कॉफ़ी, टी, बियर और वाइन जैसे बनती हैं, और सीमेंट और ब्रिक्स जैसे प्रोड्यूस होती हैं, और एटीएम और इंटरनेट वर्क कहते कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि प्रोसेस किस तरह है, चाहे कि वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, लेकिन हमें आंसर करने के लिए जो स्किल है वो सेम ही रिक्वायर्ड होगी। हमने लिखना दोनों में है, और हमने उनको डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना है दोनों को। ये कुछ की स्टेप्स हैं जिसमें वो 5 स्टेप्स प्लान बता रहा है कि हम किस तरह प्रोसेस डिजाइन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे प्रोसेस को। हम स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखेंगे ताकि हमें एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाए कि प्रोसेस में हो क्या रहा है, फिर हम उसके लिए बेहतर से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप वो बता रहे हैं कि पैराफ्रेज द क्वेश्चन करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको पैराफ्रेज कर देते हैं और हमारा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। उसके बाद वो कह रहा है ओवरव्यू का पैराग्राफ लिखना होता है। ओवरव्यू में हम 2 से 3 सेंटेंसेस लिखते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जनरली सारी जो प्रोसेस है या फिर सारे सारे मैप में क्या हो रहा है, चार्ट में। वो ये डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ ओवरव्यू को रीड कर ले तो उसे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पूरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है। ये शो करता है आपका ओवरव्यू। उसके बाद वो कहता है प्रोसेस को 2 सेपरेट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। जो प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं वो हम पहले पैराग्राफ में डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर देंगे, और जो बाकी प्रोसेस के हिस्से हैं उन्हें हम पार्ट 2 में, जो पैराग्राफ 2 होगा उसमें बाकी डिस्क्राइब कर देंगे। इस तरह हमारे 4 पैराग्राफ हो गए, लेकिन हम 3 पैराग्राफ लिखते हैं। ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन को हम इकट्ठा लिख देते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, उसके साथ ही ओवरव्यू को स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ 1 लिखते हैं जिसमें हम कुछ पहली डिटेल्स शेयर करते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ 2 लिखते हैं और हम प्रोसेस के बाकी पार्ट की डिटेल्स शेयर करते हैं। उसके बाद एंड पे अपनी मिस्टेक्स को चेक करें, और देखें कि आपका वर्ड काउंट पूरा है या फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, और वोकैबुलरी ठीक यूज़ की है आपने, इरेलेवेंट तो नहीं है, और एक्यूरेट है, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें बताई हैं जो प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैयर करनी चाहिए, हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम इजीली प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले वो कहता है वेयर डज द प्रोसेस स्टार्ट एंड वेयर डज इट एंड। वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद वो कहता है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, उसकी कितनी स्टेजेस हैं, कौन कौन से काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट करके बताना होता है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको भी हमने बात उनकी भी करनी होती है, लेकिन उतने लिहाज से बात करनी होती है कि उनको लेस क्या कहते हैं, हाईलाइट करना होता है। इसके बाद इज इट मैन मेड और नेचुरल। अगर वो नेचुरल है तो हम नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है हम उसको करेंगे। अगर वो मैन मेड है तो हम उस प्रोसेस को उसके मुताबिक वोकेबलरी यूज करें। उसके बाद ये साइक्लिक है,
सर्कल में चल रहा है, लूप में, या फिर लीनियर है। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट से लेकर आखिर वाले पॉइंट तक एंड हो जाता है। आर देयर एनी मटेरियल्स दैट नीड टू बी एडिड टू द प्रोसेस? वो कह रहा है कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्रोसेस में ऐड हो रहे हैं। इसमें वो ये नहीं पूछ रहा कि आप बताएंगे प्रोसेस में कुछ मटेरियल ऐड होने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसमें कोई ओपिनियन नहीं होता जो हम पार्ट वन में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नूडल बनाने की रेसिपी आ जाए तो हम बता देंगे इसमें हम ये ऐड करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। सर, सेशन काफी स्टार्ट हुए हैं न्यू। ये भी सेशन राइटिंग के लिए न्यू स्टार्ट हुआ है और स्पीकिंग के लिए 8 PM पे स्टार्ट हुआ है। बाकी आइल्स के लिए न्यू सेशन एक 12 PM वाला स्टार्ट हुआ है सर। और ये कुछ सेशन हैं जो आइल्स के न्यू स्टार्ट हुए हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसमें अपनी तरफ से कोई ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो सिर्फ हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ओके सर। सर, मैंने ये कहा है कि हम कोई यहाँ पे लिखा हुआ है आर देयर एनी मटेरियल नीडेड टू बी एडेड टू द प्रोसेस। उसके बाद हम जो डायग्राम होती है उसमें कोई मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं जो कि प्रोसेस में, हम सिर्फ उनको हाईलाइट करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं देते कि ये चीज़ ऐड होनी चाहिए इसमें या फिर ये हो सकती है। तो ये ओपिनियन हो जाता है। जो पार्ट वन होता है आइल्स का, उसमें ओपिनियन की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम उसमें ओपिनियन नहीं लिख सकते अपना। हम सिर्फ डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि हम वो मटेरियल्स बताएंगे जो ऐड हो रहे हैं बस। उसके बाद व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हो रहा है। मिसाल के तौर पर आउटपुट क्या आ रही है, तो वो हमने देखनी होती। ईच स्टेज क्या काम कर रही है, मतलब कि हर स्टेज पे क्या प्रोसेस हो रहा है, वो जरूरी देखना होता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उनको हमने हाईलाइट करके बताना होता है। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन ईच स्टेज। उसके अलावा हर स्टेज का दूसरी स्टेज के साथ किस तरह कनेक्शन है, रिलेशन है और राब्ता है, वो भी हमने हाईलाइट करता होता है। वो कहता है आपके लिए प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए कि हम अ, उसको एक इंटेलिजेंस टेस्ट बना लें हमारे लिए। सिर्फ इजीली अंडरस्टैंडेबल डिस्क्रिप्शन काफ़ी होती है कि जब रीडर पढ़े हमारी राइटिंग को, उसे समझ आ जाए कि ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। इसके लिए हमें इतनी कम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ अगर अंडरस्टैंडेबल लिख लें तो वो काफ़ी होती है कि रीडर को समझ आ जाए पैराग्राफ पढ़ के कि हमने क्या लिखा हुआ है और जो प्रोसेस है वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दिया उसने कि हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है। जो पैराफ्रेजिंग की स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आइल्स के टेस्ट के लिए, क्योंकि ये रीडिंग में भी यूज़ होती है, ये राइटिंग में भी यूज़ होती है, और ये लिसनिंग में भी काफ़ी हद तक यूज़ होती है। तो पैराफ्रेजिंग आपको सीखनी चाहिए। और हमें पार्ट वन और पार्ट टू राइटिंग के दोनों पार्ट्स में पैराफ्रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है, हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना होता है। तो उससे हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो बनता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि क्वेश्चन को पैराफ्रेज कैसे किया उसने। उसने कहा द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द इलस्ट्रेशन डिमोन्स्ट्रेट हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का पता होगा तो आपको पता होगा कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी सनलाइट से। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो हमने इसको इस तरह कर दिया है पैराफ्रेज। उसके बाद क्वेश्चन टू है द डायग्राम बिलो शो हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उसको वो पैराफ्रेज कर रहा है द इलिस्ट्रेशन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके तो इसको पैराफ्रेज किया है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं पैराफ्रेज की। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, आप टेंस को चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पैराफ्रेजिंग की प्रैक्टिस करनी। उसके बाद ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू
इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरव्यू को, अगर कोई भी, जैसे एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है किसी भी बुक के स्टार्ट में, हमें उसको पढ़कर पता लग जाता है कि हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर इस सारी बुक में क्या टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ओवरव्यू होता है हमारी जो एक हाईलाइट होती है, जिसको पढ़कर इजीली रीडर बता सकता है कि पूरी जो राइटिंग लिखी हुई है पैराग्राफ में या फिर पैसेज में, वो किस लिए है, उसका यूज क्या है, उसका टॉपिक क्या है। तो इसके लिए हम कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट कर सकते हैं उसमें। तो ये कुछ चीजें उसने बताई हैं, अगर वो है तो हम वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो क्या ये मैन मेड और नेचुरल प्रोसेस है, हम ये ऐड कर सकते हैं हाईलाइट में। कितने स्टेजेस हैं, मिसाल के तौर पर डिफरेंट स्टेजेस हैं, अगर वो स्टेप्स हैं तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके लिख सकते हैं। वो हो सकता है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसकी आउटकम लिख सकते हैं कि ये प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ये मैनमेड प्रोसेस है, इसके इतने स्टेप्स हैं और ये प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रहा है। उसके बाद ये साइक्लिक है और लीनियर, और कोई मटेरियल एडिड है कि नहीं, ये सारी चीजें वो ये बताएगा इसमें। उसके बाद डिटेल पैराग्राफ पे आ जाते हैं। डिटेल पैराग्राफ के लिए इस तरह होगा कि हम जो हमने ओवरव्यू में कुछ पॉइंट्स या फिर फीचर्स हाईलाइट किए होते हैं, उनको हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए हैं, हम उनको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे एक स्टेज पे क्या हो रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, जिनको हम मिसाल के तौर पर अभी हम इमेज को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्रशर है, ये क्रशर क्रश कर रहा है और कोल को पार्ट्स में, छोटे पार्टिकल्स में तब्दील कर रहा है। तो हम इस जो क्रशर के पार्ट को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। यस सर शुएब आमिर। जो आपने स्टेप बताया सर वो भी ठीक है, हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके अलावा इफ एनी मटेरियल्स आर एडेड, कोई मटेरियल ऐड हो रहे हैं उसमें बनाने के लिए, तो वो भी हम बताएंगे। एंड डिस्कस द रिलेशनशिप विद द प्रीवियस और सब्सिक्वेंट स्टेज। अगर कोई रेलिवेंट जिसको कह सकते हैं रिलेशन बनता है उनका पीछे वाले स्टेजेस से और नेक्स्ट वाले स्टेजेस से, तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम पॉइंट को और इलेबोरेट करके बता सकते हैं कि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए रीडर के लिए। अच्छा, ये कुछ वोकेबलरी है जो कि हम यूज कर सकते हैं पार्ट्स के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए। फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, आफ्टर दैट, फ्रॉम दिस, वेयर, फॉलोइंग दैट, सब्सिक्वेंटली, बिफोर दैट, इन टर्न और देन। ये सब वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए, चेकलिस्ट में आती हैं। हमारी स्पेलिंग की या प्रोनाउंसिएशन की कोई मिस्टेक नहीं, सॉरी पंचुएशन की कोई मिस्टेक ना हो, कोई टेंस इनकरेक्ट ना हो और वर्ब्स हमने सही यूज़ किए हैं। उसके अलावा हमने क्या, जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब की है उसकी कोई सेंस बनती है कि नहीं, या हमने इन्फॉर्मेशन को कंफ्यूज तो नहीं कर दिया डिस्क्राइब करते हुए, क्या वो क्लियर है। उसके बाद क्या हमारे चार पैराग्राफ्स जैसे कि इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 क्लियर है। उसके अलावा हमने कोई वोकेबलरी की रिपीटिशन तो नहीं की जो हमें रिमूव कर देनी चाहिए और सिनोनिम यूज कर लेने चाहिए। मतलब कि कुछ वर्ड्स हमने ज्यादा यूज तो नहीं कर लिए, प्रोसेस का वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ और वर्ड्स जो हमने काफी ज्यादा यूज कर लिए हो, तो हम कोशिश करेंगे उनको रिमूव करके उनके सिनोनिम्स यूज कर दें। उसके अलावा हमारे जो वर्ड काउंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टास्क रिस्पॉन्स अगर पूरा ना हो तो बहुत जल्दी बैंड गिरता है। अगर आपके 150 वर्ड नहीं है तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ये सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो कोशिश करें कि 150 से ऊपर ही लिखें। अभी हम बैंड 9 के ऐसे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 150 से ऊपर ही है वर्ड काउंट, चाहे वो 155 हो, 153, 159 या फिर 60 से अबव, लेकिन वो 150 से अबव होना चाहिए। हाउ आई इंक्लूडेड थिंग्स ओनली ऑब्वियस फ्रॉम द डायग्राम। जो हमने पहले बात की थी कि हमने वो स्टेप्स इंक्लूड करने होते हैं जो कि रेलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको स्टार्ट में इंक्लूड करना होता है, और जो लेस लेस इंपॉर्टेंट और लेस रेलेवेंट है हम उनको फर्दर कंटिन्यू ऐड करते जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जो मेन फीचर्स हैं
हमने उनको ओवरव्यू में हाईलाइट किया कि नहीं? क्योंकि जो ओवरव्यू होता है एक किस्म की हेडलाइन होती है, जैसे कि एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में वही चीज़ लिखी होती है जिससे हम पूरी न्यूज़ का अहाता लगाते हैं और उसके बाद हम पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो मेन हाईलाइट, मेन फीचर्स ओवरव्यू में डिस्क्राइब करना इसको बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब हम प्रोसेस को देख लेते हैं, सॉरी सैम्पल आंसर्स को देख लेते हैं, जो कि ये एक इमेज है। इसको गौर से देख लें, इसके बाद हम फिर इसके सैंपल आंसर्स को देखते हैं। तो इसमें वो दिखा रहा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में काउज आर ग्रेजिंग, वो घास खा रही हैं। उसके बाद मिल्क मशीन के जरिए ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार निकाला जाता है, रेफ्रिजरेशन स्टोरेज में रखा जाता है। उसके बाद मिल्क टैंकर के जरिए डिलीवरी के लिए जाता है डेयरी पे। डेयरी पे वो प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस के जरिए चीज़, क्रीम और बटर निकल रही है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे मिल्क पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड हो रहा है। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि एक चीज़ को हमने अ, इस तरह पैक करना होता है या फिर बनाना होता है कि वो केमिकल से फ्री हो जाए, या फिर जैसे कह सकते हैं बैक्टीरिया से फ्री हो जाए। जैसे कि हम घर में जब दूध आता है उसको हम उबालते हैं, तो क्या करते हैं, उबाल के उसको बैक्टीरिया फ्री कर लेते हैं। इसी तरह ये पेस्टिसाइड होता है और उसके बाद पैक्ड होता है। और इसको इसमें जो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स वो भी ऐड किए जाते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए ये पैकेजिंग में रह सके और शॉप्स में इजीली, जब तक एक्सपायर नहीं होता उससे पहले पहले यूज़ हो सके। उसके बाद ये सुपर मार्केट्स में जाता है और शॉप्स पे जाता है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इस पैराग्राफ की। ये आइल्स इग्नोवेट पे सैम्पल आंसर्स है 9 बैंड के लिए। अगर आप इनको रिव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर अब आप देखें, वो कह रहा है द डायग्राम शो हाउ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड। और उसके बाद साथ ही उसने ओवरव्यू शुरू कर दिया है। एक ही पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू उसने इकट्ठा कर दी। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए उसने क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर लिया, उसके बाद साथ ही उसने ओवरव्यू शुरू कर दी। ओवरऑल देयर आर 2 मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस, द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एंड द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। वो कहता है देर यहाँ पे 2 स्टेजेस चल रही हैं, जिसमें एक में जो दूध है वो कलेक्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और दूसरे में प्रोडक्शन हो रही है डेयरी प्रोडक्ट्स की, बिफोर दे आर सोल्ड इन शॉप्स, जिससे पहले वो शॉप्स में जाकर सोल्व हो। अब यहाँ पर उसने सारे जो मेन फीचर्स है ना वो हाईलाइट कर दिए हैं। सिलेक्शन ऑफ मिल्क, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, उसके बाद सोल्ड इन शॉप्स, ये सारी चीज़ें उसने हाईलाइट कर दी। अब वो सिर्फ इसको डिस्क्राइब करेगा। मेन फीचर्स उसने डिफाइन कर दिए हैं और उसने एक्यूरेट वोकैबुलरी भी यूज़ की है। उसने कहा इन द फर्स्ट स्टेज काउज गेज इन द फील्ड। सबसे पहले जो स्टेज पे है, काउज जो है वो घास खा रही हैं फील्ड्स में। एंड आर मिल्क ट्वाइस अ डे, और उनसे दूध निकाला जा रहा है, मिल्क ट्वाइस अ डे यूजिंग स्पेशल मशीन्स। मशीन्स के जरिए उसने ये भी बता दिया है। उसके बाद द कलेक्टेड मिल्क इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटेड टैंक्स टू कीप इट फ्रेश एंड सेफ। उसके बाद उसने ये भी प्रोसेस बताया है कि वो रेफ्रिजरेटेड टैंक्स में सेफ और फ्रेश रहने के लिए उनको स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद वो कहता है एवरी डे लार्ज टैंकर्स ट्रांसपोर्ट द रेफ्रिजरेटेड मिल्क टू अ प्रोडक्शन प्लांट। वो कहता है फिर हर रोज यहाँ से दूध जाता है रेफ्रिजरेटेड मिल्क प्रोडक्शन प्लांट तक, वेयर इट इज प्रोसेस्ड फर्दर। अब यहाँ तक उसने जो बेसिक डिटेल्स हैं इस प्रोसेस के हाफ पॉइंट तक, वो यहाँ तक उसने डिस्क्राइब कर दी है। मिसाल के तौर पर जो आधा हिस्सा है डायग्राम का उसने डिस्क्राइब कर दिया, और जो फर्दर नेक्स्ट पार्ट है अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेगा। उसमें वो कहता है इन द सेकंड स्टेज द मिल्क इज प्रोसेस्ड इन 2 ways। वन पार्ट इज यूज टू प्रोड्यूस चीज बटर एंड क्रीम। वो कहता है एक जो पार्ट है वो उसका यूज हो रहा है चीज बटर और क्रीम बनाने के लिए। उसके बाद वो कहता है दूसरा पार्ट वो यूज हो रहा है पास्चुराइज्ड के लिए। पास्चुराइज हमने पढ़ा था प्रोसेस क्या होता है कि जो मिल्क होता है उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, जैसे हम घर में बॉईल करते हैं तो वैसे वहाँ मशीनरी के जरिए उसको किया जाता है, और इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं ताकि मिल्क को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सके। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे ये उसने बताया भी है विच मीन्स
अगर किसी को पॉस्चराइज का मतलब नहीं पता, तो वो फिर उसको इलेबोरेट करके बता भी रहा है ताकि इजीली टू अंडरस्टैंडेबल हो हर किसी के लिए, विच मीन इट इज हीटेड टू रिमूव बैक्टीरिया, मेकिंग इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सॉरी, उसके बाद वो बताता है कि पोस्टराइजेशन के बाद द मिल्क इज पैक्ड इनटू बॉटल्स। जो मिल्क है वो बॉटल में पैक्स हो रहा है। फाइनली द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर डिलीवर टू सुपरमार्केट्स एंड शॉप्स। उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर हो रहे हैं सुपरमार्केट्स और शॉप पर, वेयर दे आर अवेलेबल फॉर कस्टमर, जहाँ पर वो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाए। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिस ऐसे शुरू करते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे को लिखें। ओके, अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अ, कोशिश कीजिएगा सब पार्टिसिपेट करें ताकि हम सबकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो और हमारे लिए इजी हो बाद में जब हमारा टेस्ट हो उसको लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन में बता रहा है, द डायग्राम बिलो शो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ह्यूमन यूज। तो इसकी पैराफ्रेजिंग हम किस तरह करेंगे, कोई ऐड करना चाहता हो?
अगर कोई रिव्यू करना चाहता हो तो जो मैंने लाइन लिखी है क्या वो सही है, कोई आंसर कर सकता है?
नहीं सर, मैं बोल सर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए मैं सिर्फ डायग्राम देखकर लिखने पे गौर कर रहा हूँ। तो आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, कोशिश करें आप भी यही क्वेश्चन अपने तरीके से लिखने की कोशिश करें, ताकि प्रैक्टिस हो जाए ओवर।